बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। बच्चों, लास्ट टाइम हमने रेड ब्लड सेल्स को पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि जो रेड ब्लड सेल है ये आपके पास ऐसे ही है जैसे एक डोनट आप देखते हो मार्केट में, लेकिन इसमें आप देखोगे कि आपके पास ये सेंटर से दबा हुआ है और किनारों से भरा हुआ है, स्वेल है। और इसकी ये शेप इसलिए थी क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं है, और न्यूक्लियस ना होने की वजह यह थी कि इसमें ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन प्रोटीन रखी जा सके। ये वो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करती है। फिर हम देखते हैं कि आरबीसी उस ऑक्सीजन को लंग से सेल्स तक लेके जाते हैं। आज हमने लास्ट जो सेल पढ़ना है इस सेलों में वो है लिवर सेल्स। लिवर सेल्स जो है इन्हें आप हिपैटोसाइट्स बोलते हो। अगर आप नीचे इनकी शेप देख सको, ये जनरली आपके पास पॉलीगॉन शेप के होते हैं। पॉलीगॉन शेप से मतलब है इनके एक से ज्यादा एजेस होते हैं। जनरली हम कहते हैं ये हेक्सागोनल होते हैं। ठीक है, रफली अगर हम देखें तो ये हमारे पास 6 कॉर्नर वाले सेल्स होते हैं, हेक्सागोनल या पेंटागोनल। ठीक, इसलिए हमने वर्ड यूज किया पॉलीगॉन, लेकिन ज्यादातर आप देखोगे ये हेक्सागोनल होंगे। ठीक, और इस सेल के सेंटर में आपको न्यूक्लियस नजर आएगा। तो ये आपके पास लिवर सेल्स हैं। अब लिवर सेल्स जो हैं ये ग्रुप्स की फॉर्म में होते हैं। ये जो लिवर सेल्स ग्रुप्स की फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम इस स्ट्रक्चर को लोब्यूल कहते हैं। ये आपके पास यहां पे लोब्यूल नजर आ रहे हैं कि लिवर के सेल्स जब लिवर बना रहे होते हैं तो ये इकट्ठे एक यूनिट बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। हम इस ग्रुप को कहते हैं लोब्यूल। एक सिमुलेशन आपको दिखाता हूं, आपने वहां पे इनके स्ट्रक्चर को पिक करना है। असल में यह सिमुलेशन हमारे नेक्स्ट एसएलओ से लिंक करती है। ये देखो, ये आपकी बॉडी में लिवर पड़ा हुआ है। जब आप इस लिवर को डायसेक्ट कर रहे हो ना और इसके टिश्यूज को स्टडी कर रहे हो, तो आपको इसके टिश्यूज में ये लोब्यूल्स नजर आ रहे हैं। ये देख रहे हो, ये आपके पास एक जो यहां पे स्ट्रक्चर है ना, ये एक स्ट्रक्चर, ये एक लोब्यूल है, ये दूसरा लोब्यूल है। तो इस तरह आपके पास लिवर के अंदर लोब्यूल्स होते हैं। लेकिन अभी मैंने बताया लोब्यूल्स क्या है, ये असल में आपके जो लिवर सेल्स हैं इनसे बने हुए हैं। अब देखो, मैं लोब्यूल्स को फोकस करने जा रहा हूं और मैं इसके अंदर मौजूद लिवर सेल हिपैटोसाइट को अब देखूंगा। लेकिन आपने गौर करना है, जैसे ही लोब्यूल डिसअपीयर होंगे और सेल्स अपीयर हो रहे होंगे, तो आप जरा सेल्स की शेप को देखना। ठीक है, रेडी? अभी लोब्यूल डिम होंगे और आप देखोगे इनके अंदर सेल्स जो हैं ये अपीयर होते हैं। मैं दोबारा इसको रिपीट करूंगा। आपने देखना है कि ये जो सेल थे, ये देखो इनकी शेप क्या आती है। आपने इन सेल्स की जरा शेप को देखना है। देख सकते हो कि आपके पास इन सेल्स की जो शेप बनती है ये ऑलमोस्ट हेक्सागोनल होती है। मुझे बताओ अपने हैंड रेस करके क्लास में ही कि क्या आप लोगों ने ये ट्रांजिशन फेस जो था इसको नोटिस किया है कि किस तरह से लिवर के सेल्स आपको पॉलीगोनल या हेक्सागोनल शेप में मिलते हैं। वन लास्ट टाइम, ये देखो, जैसे ही ये लोब्यूल्स में ट्रांसफॉर्म हो रहा है या लोब्यूल से सेल्स के अंदर, तो ये जो बीच में ट्रांजिशन फेस आता है पर्पल कलर का, ये आपके पास वो सेल्स की पॉलीगोनल या हेक्सागोनल शेप है। बाकी अंदर से सेल उसी तरह ही है जैसा हमने सेल्स को देखा है। वापस आते हैं और स्लाइड को कंटिन्यू करते हैं। काम क्या है इनका? असल तो हमने ये देखना है ना कि लिवर सेल्स का जो स्ट्रक्चर है ये अपने स्ट्रक्चर की वजह से क्या काम कर रहा है जो दूसरे सेल नहीं कर पाते। तो आपने इनके काम पे फोकस करना है। हम सबसे इंपॉर्टेंट काम जो लिवर के साथ मंसूब करते हैं वो ये कि लिवर जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स एंटर होते हैं ये उनके टॉक्सिक इफेक्ट को खत्म करते हैं। ये बात समझ आ रही है कि आप
जो टॉक्सिन इनटेक कर रहे हो वो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह है, उनके टॉक्सिक इफेक्ट को खत्म करना ये लिवर का काम होता है। और लिवर में कौन करता है? लिवर सेल्स। अब मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट समझाता हूं ताकि आपको समझ आए कि लिवर किसी भी टॉक्सिन की टॉक्सिसिटी को कैसे खत्म करता है। लिवर बस ये करता है कि जो आप टॉक्सिन इनटेक करते हो वो उसमें इस तरह से स्ट्रक्चर चेंज करता है कि वो टॉक्सिन वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाए। हमें मालूम है ना, हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा वाटर है और हमारी बॉडी के सेल्स में भी सबसे ज्यादा चीज वाटर है। ये जो आप टॉक्सिन लेते हो ना, ये आपके पानी में सॉल्युबल नहीं होता, सेल के वाटर में या बॉडी के वाटर में। लिवर इसमें इस तरह से चेंजेस करता है कि ये वाटर सॉल्युबल हो जाए, और जब ये वाटर सॉल्युबल होता है तो ये आपकी किडनी से रिमूव हो जाता है। जब यूरिनेशन होती है तो पानी में टॉक्सिन जो है वो डिसॉल्व होके रिलीज हो जाता है। इसे आप कहते हो कि लिवर ने उस टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई कर दिया, उसके जहर के असर को खत्म कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, हमने इसकी एग्जांपल पढ़ी थी। आप जो ड्रग्स लेते हो ये भी आपके लिए नुकसानदेह होती है, टॉक्सिक होती है, लेकिन आपका लिवर क्या करता है? इन्हें डिटॉक्सिफाई करता है, वाटर सॉल्युबल बनाता है, तब जाके आपकी बॉडी इन्हें इस्तेमाल कर पाती है। आप मसाले खाते हो, स्पाइसेस खाते हो, ये भी टॉक्सिक होते हैं, इनकी टॉक्सिसिटी आपको नुकसान दे सकती है, लेकिन लिवर क्या करते हैं? उन्हें वाटर सोलेबल बना के डिटॉक्सिफाई कर देता है ताकि आपकी बॉडी में वो जमा ना हो और रिमूव हो जाए। वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। लिवर आपके ब्लड में बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स बना के देते हैं। एक एग्जांपल अगर आप लिखना चाहो, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। इसी तरह एक और प्रोटीन होती है फिब्रिनोजिन प्रोटीन। ये जो फिब्रिनोजिन प्रोटीन है, जब आपको कट लगता है और ब्लीडिंग होती है तो ये वहां पे ब्लीडिंग को स्टॉप करती है, आपके ब्लड का क्लॉट बनाती है। वो जो खून जम जाता है ना, उसमें इस प्रोटीन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ये प्रोटीन कौन बना के दे रहा है? लिवर बना के दे रहा है। और लिवर में क्या चीज? उसके सेल्स। ठीक है। इसी तरह कहता है लिवर से एक केमिकल रिलीज होता है जिसे आप कहते हो बाइल। ठीक है, आपका जो लिवर है इसके सेल्स एक केमिकल बनाते हैं जिसे हम बाइल कहते हैं। ये बाइल क्या करता है? ये आपके खाने को डाइजेस्ट करने में मदद देता है। तो ये बाइल जाता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में और वहां पे खुराक को डाइजेस्ट करता है, उसे हजम करता है। ठीक। और लास्ट पे एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब देखो, टेक्निकली जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना है ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है। जब आप खाना खाते हो तो खुराक आती है डाइजेस्टिव सिस्टम में, वहां से ये एब्जॉर्ब होती है। लेकिन वो जो फूड या न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं ना, अभी वो इतने सिंपल नहीं होते, कुछ ना कुछ कंप्लेक्सिटी होती है। आप देखते हो कि वो जो एब्जॉर्ब हुए न्यूट्रिएंट्स हैं सबसे पहले ये जाते हैं लिवर के पास। अब लिवर इनके अंदर चेंजेस करता है और फिर इन्हें बॉडी में ट्रांसफर कर देता है ताकि जिस सेल को जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो इस्तेमाल कर सके। तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से चीजें एब्जॉर्ब होकर आती हैं लिवर के पास, लिवर में उनमें चेंजेस होती हैं, फिर वो चीज जाती है आपके बॉडी सेल्स के पास। अब ये जो तमाम फंक्शन है ना, अब आप देखो मैं इन्हें दूसरे अल्फाज में लिखने लगा। यही फंक्शन अभी हम दूसरे अल्फाज में लिखेंगे कि लिवर सेल्स क्या कर रहे हैं? मेटाबॉलिज्म करवा रहे हैं। एनीबॉडी नोज मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हम पिछले लेक्चर्स में इनका जिक्र कर चुके हैं। जब आप सेल में या बॉडी में मेटाबॉलिज्म का लफ्ज बोलते हो तो मेटाबॉलिज्म से क्या मुराद होता है? किसी को मालूम है? अल सईद बॉयज, हाँ जी बच्चों, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? स्टार्ट में क्या लफ्ज बोला है? सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऐसे ही कहा है। ओके, कोई इसमें इंप्रूवमेंट लाना चाहे? सेंट्रल जो है बच्चों, पूरा कंप्लीट स्कूल नेम लिखा करो। सेंट्रल क्या बोले? सेंट्रल स्कूल वाले बच्चे, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? तो एनर्जी, जब खुराक टूटती है तो एनर्जी जो पैदा होती है उस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। बहुत बहुत सिंप्लीफाइड है, इतना सिंप्लीफाइड नहीं होना चाहिए। और कोई सेंट्रल वाले? ठीक है, गलत नहीं है,
लेकिन इसके अलावा भी मेटाबॉलिज्म होता है। किसी का भी नहीं है, चलो मैं आपको बता देता हूं। JTN स्कूल, जल्दी से, ये लास्ट है, अनम्यूट करें और बोलें। कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म, ये चीजें तो उसकी, बनती और टूटती फूटती हैं। चलो जी, टूटे फूटे कंसेप्ट्स को जोड़ते हैं। आ जाओ, मेटाबॉलिज्म क्या है लिखो। अब आपने ये चीज लिखनी है अपनी कॉपीज पे, बुक पे। ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन अ सेल, या सेल के आगे यूं स्लैश लगाओ और बॉडी लिखो। ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन अ सेल, या स्लैश लगा के आगे लिखो बॉडी। अगर आप ओवरऑल बात कर रहे हो तो आपकी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं आप उन्हें मिला के मेटाबॉलिज्म कहते हो। और अगर आप सेल लेवल पे बात कर रहे हो तो आप कहते हो आपके सेल में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन सब को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये देखो जरा, क्या मैंने गलत कहा? अभी मैंने बताया कि आपके पास लिवर क्या कर रहा है, प्रोटीन बना रहा है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके दे रहा है, बाइल बना के दे रहा है, टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई कर रहा है। ये सब काम केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हो रहे हैं। लिवर के अंदर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, तभी वो टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करता है, प्रोटीन्स बनाता है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है। तो मैं इन तमाम काम के लिए एक लफ्ज लिख सकता हूं, और वो ये कि लिवर के जो सेल्स हैं ये लिवर को मेटाबॉलिज्म करके देते हैं। जब लिवर मेटाबॉलिज्म करता है तो उससे सारी बॉडी को फायदा होता है। ठीक हो गया। मैनेज न्यूट्रिएंट्स, ये देखो कि आपके पास लिवर जो है ये आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स मैनेज करते हैं। अभी हमने पीछे बात की कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से फूड डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब होता है और एब्जॉर्ब होके लिवर में आ जाता है। फिर लिवर के अंदर इसकी मेटाबॉलिज्म होती है, कुछ चीजों को तोड़ा जाता है जबकि कुछ चीजों को बनाया जाता है। तो इस वजह से आप देखते हो कि आपके पास लिवर और लिवर सेल्स ये आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई में भी हेल्प करते हैं। अभी हम जैसे एग्जांपल देखेंगे, ये देखो, लिवर सेल का एक काम ये होता है कि ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाता है। ऐसा तब होता है जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा होती है। ठीक है, हमें ग्लूकोज क्यों चाहिए? एनर्जी के लिए। आपने ग्लूकोज को यूज किया, जितनी एनर्जी चाहिए थी आपने वो एनर्जी ले ली। अब आपके पास एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, आपने खाना ज्यादा खाया हुआ है, तो बॉडी क्या करे? वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज वेस्ट कर दे? ऐसा नहीं होता। बॉडी ये करती है कि वो उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर करती है। ग्लूकोज को जब स्टोर किया जाता है तो उसकी जो स्टोरेज फॉर्म है उससे आप कहते हो ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है? बहुत से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को जोड़ दिया जाता है, मिला दिया जाता है। जब बहुत से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है उसे आप ग्लाइकोजन कहते हो। हम पढ़ेंगे ये सब, अभी मैं बहुत सिंप्लीफाइड बता रहा हूं आपको कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज थे बॉडी ने उन्हें आपस में जोड़ा और जोड़ के ग्लाइकोजन बनाई और इस ग्लाइकोजन की शक्ल में ग्लूकोज को स्टोर कर दिया। लेकिन अब आप ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने पिछले 12 घंटों से 24 घंटों से कुछ खाया ही नहीं है, कुछ भी वजह हो सकती है। लेकिन जब आपने कुछ खाया नहीं है, बॉडी को तो एनर्जी तब भी चाहिए। तो फिर बॉडी क्या करती है? ये जो ग्लाइकोजन है इसमें स्टोर ग्लूकोज को तोड़ती है और एक एक करके ग्लूकोज को हमारे ब्लड में रिलीज करती है। अब फिर हमारी बॉडी इस स्टोर ग्लूकोज को यूज करती है एनर्जी हासिल करने के लिए। ठीक है, तो आपके पास लिवर न्यूट्रिएंट्स को मैनेज करके देता है और साथ ही साथ ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करता है। कैसे रेगुलेट करता है? अभी मैंने बता दिया। अगर ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है तो वो कन्वर्ट हो जाती है ग्लाइकोजन में और उसे स्टोर कर लिया जाता है। ये एग्जांपल दी है मैंने अभी, ये वाली। जब ग्लूकोज ज्यादा होगी तो उसे ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर किया जाएगा जिससे ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाएगी। अब अगर आपने खाना नहीं खाया और आपके ब्लड में ग्लूकोज पहले से ही कम है, अब क्या होगा कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज को रिलीज किया जाएगा और वो आपके जब ब्लड में आएगी तो ब्लड में ग्लूकोज दोबारा से ज्यादा हो जाएगी। अब जो लिवर सेल्स हैं, जब आप इन सेल्स को देखते हो
तो आपको इन सेल्स की सरफेस पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर नजर आते हैं। ये देखो, ये जो आपको यूं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये लिवर सेल्स पे हैं। इन्हें हम कहते हैं माइक्रोविलाई। ये जो माइक्रोविलाई है, ये लिवर सेल्स का सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, उसे चीजों की एब्जॉर्प्शन में मदद देते हैं। तो ये आपके पास थे लिवर सेल्स, और उन लिवर सेल्स का फंक्शन, मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स को रेगुलेट कर रहे हैं, आपके ब्लड में मौजूद ग्लूकोज को रेगुलेट कर रहे हैं। यही तीन बातें हमने पीछे डिटेल से पढ़ी कि कैसे मेटाबॉलिज्म करते हैं, कैसे न्यूट्रिएंट्स को रेगुलेट करते हैं, कि ये टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करते हैं। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से फूड जाता है लिवर के पास, लिवर फिर उसमें चेंजेस करके उसे पूरी बॉडी में ट्रांसफर करता है। ये बाइल बनाते हैं जो फूड की डाइजेशन में मदद करता है, ये प्रोटीन बनाते हैं। तो ये आपके पास लिवर सेल्स और उनका फंक्शन था। अब एंड पे हमारे पास कंक्लूजन है, कुछ भी नया नहीं है, वही बातें जो हमने पढ़ी हैं। हमारा SLO देखो, SLO ने जिस जिस सेल का कहा, हमने वो सेल 1 बाय 1 डिटेल पढ़ा है, और लास्ट में हमने ये लिवर सेल पढ़ा है, और हमने इनको इस तरह पढ़ा है कि हम इन सेल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इनके स्ट्रक्चर्स का हमने स्केच भी देखा। तो SLO की डिमांड थी कि हमें सेल्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन आना चाहिए, और साथ ही हमें इनकी डायग्राम्स भी आनी चाहिए। स्केच का वर्ड जो यूज हुआ है, यही SLO आप देखोगे आपकी आने वाली नई किताब में होगा। तो ये सब सेल्स आपने वहां भी पढ़ने हैं। आपके अलावा जो बच्चे हैं, जब वो किताब आएगी तब पढ़ेंगे, आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिए, पहले ही समझ लिए। और अगर डेली का काम साथ साथ करोगे तो आपको ये चीजें साथ साथ याद भी होंगी। आई होप क्लियर है। अब हम नेक्स्ट SLO स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ताकि आप लोग इसे अपने क्लास में भी डिस्कस करो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट SLO क्या है। अब आपने लॉजिकल सीक्वेंस देखना है। पहले हमने सेल के अंदर पढ़ा, अब हमने डिफरेंट सेल्स पढ़े हैं, अब हम एडवांस लेवल पे आने लगे हैं। और वो एडवांस लेवल क्या है? SLO हमें कह रहा है कि हम डिस्टिंग्विश करें। डिस्टिंग्विश करने से मुराद है कि हम फर्क करें, इसको वाइट करें। फर्क किस चीज में करें? टिश्यूज में, ऑर्गन्स में, और सिस्टम्स में। सिस्टम से यहां मुराद ऑर्गन सिस्टम है। ये क्या है अभी बात करते हैं। तो SLO हमें कह रहा है डिस्टिंग्विश करना है टिश्यू में, ऑर्गन में और ऑर्गन सिस्टम में, लेकिन विद एग्जाम्पल्स फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स। यानी जब आप टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम पढ़ रहे होगे तो आपने एनिमल से भी एग्जाम्पल देनी है और प्लांट से भी एग्जाम्पल देनी है। जब हम टिश्यू पढ़ेंगे तो हम एनिमल टिश्यू भी पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यू भी पढ़ेंगे। जब हम ऑर्गन पढ़ेंगे तो हम प्लांट से भी एक ऑर्गन की एग्जाम्पल पढ़ेंगे और हम एनिमल से भी एक ऑर्गन की एग्जाम्पल पढ़ेंगे। इसी तरह जब आप ऑर्गन सिस्टम पढ़ोगे तब भी आप एनिमल्स और प्लांट से एक एक एग्जाम्पल दोगे, तभी हमारा ये SLO कंप्लीट होगा। लेकिन इस दौरान हमने इस चीज का ख्याल रखना है कि आप टिश्यू, ऑर्गन्स और सिस्टम्स में फर्क कर सको। इतना अच्छे से पढ़ो कि आपको इनका फर्क मालूम हो जाए। स्टार्ट में चूंकि टिश्यू सेल से बनते हैं इसलिए हमने सेल का जिक्र किया है, लेकिन ये वही बातें हैं जो भी आप पढ़ के आए हो। हमने पढ़ा था कि सेल जो है ये फंडामेंटल यूनिट है लाइफ का। फंडामेंटल यूनिट से मुराद ये बुनियादी स्ट्रक्चर है। सेल्स ही वो स्ट्रक्चर है जो मिलके ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। सेल से छोटा कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो अकेला सरवाइव कर सकता है। सेल वो छोटा स्ट्रक्चर है जो अकेला सरवाइव करता है, इसलिए हम कहते हैं ये फंडामेंटल यूनिट है, बुनियादी यूनिट है। ठीक, क्या करता है? ये स्ट्रक्चर भी बनाता है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फंक्शंस भी परफॉर्म करता है। जब आपके पास सेल्स मिलते हैं और मिलके ग्रुप बनाते हैं तो सेल्स के ग्रुप को बच्चों हम टिश्यू कहते हैं। ठीक है, टिश्यू की डेफिनेशन क्या है? दो बातों का ख्याल रखना है। इट इज ग्रुप ऑफ सेल्स,
ये पहली बात है। दूसरी बात क्या है कि ये जो बहुत सारे सेल्स का ग्रुप बना है ना, दे वर्क कलेक्टिवली, ये मिलके काम करते हैं। क्या काम? टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। इसका उर्दू तर्जुमा ये है, जब बहुत से सेल्स मिलके एक काम करें। स्क्रीन को फोकस ही रखें। जब ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके कोई कॉमन फंक्शन करें, कोई एक काम करें, तो आप इस ग्रुप को टिश्यू कहते हो। तो टिश्यू क्या हुआ? ग्रुप ऑफ सेल्स दैट वर्क कलेक्टिवली टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। तो दो बातें याद रखनी है, बहुत से सेल्स होंगे लेकिन काम एक कर रहे होंगे या एक जैसा कर रहे होंगे, आप इन्हें बोलोगे टिश्यू। हमारा एसएलओ क्या कह रहा था? हमने डिस्टिंग्विश करना है टिश्यूज को, लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स की एग्जाम्पल के साथ। तो एनिमल्स की एग्जाम्पल ले लेते हैं। एनिमल्स को जब हम देखते हैं तो आप देखते हो एनिमल्स के अंदर 4 तरह के टिश्यूज हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। और इन चारों टिश्यूज का अलग अलग काम है। ठीक है, हमने इन टिश्यूज को 1 बाय 1 पढ़ना है। पहला जो आपके पास टिश्यू है ये है एपिथेलियल टिश्यू। अब आपने इनके फंक्शन पढ़ने हैं। आज हम सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू तक ही पढ़ेंगे। कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स हैं ये टाइटली पैक्ड होते हैं। टाइटली पैक्ड का फंक्शन मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है। टाइटली पैक से मुराद होता है कि इनमें स्पेस नहीं होती। ठीक है, ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ अटैच होते हैं। ठीक, और जब ये बिना स्पेस के एक दूसरे के साथ साथ जुड़ के अटैच होते हैं तो आप देखते हो ये एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे आप किसी सरफेस के ऊपर शीट बनाते हो उसे कवर करने के लिए, वैसे ही आप देखते हो ये आपकी बॉडी सरफेस पे या ऑर्गन्स की सरफेस पे शीट बना रहे होते हैं। अच्छा, आप इन्हें दो तरह से क्लासिफाई करते हो। आपने इनकी क्लासिफिकेशन को समझना है, फिर हम सिमुलेशन भी देखेंगे, ये सिमुलेशन भी साथ यूज कर लें। एक क्लासिफिकेशन का तरीका है कि आप इन्हें इस तरह क्लासिफाई करो कि जब ये सेल्स अरेंज होते हैं तो ये अरेंज होके कितनी लेयर्स बनाते हैं। ये बात समझ आती है? जब सेल्स आपस में अरेंज हुए हैं तो अरेंज होके इन्होंने कितनी लेयर्स बनाई हैं। अगर तो ये आपके पास एक ही लेयर बना रहे हैं तो आप इन्हें बोलते हो सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम क्या है? जब एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स एक लेयर बना रहे हो। दूसरी आपके पास टाइप आती है कि जब एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स मल्टीपल लेयर्स बना रहे हो, उन्हें आप बोलते हो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सिमुलेशन देखते हैं, ये बात वहां से भी ऑब्जर्व करते हैं कि एक क्लासिफिकेशन का मेथड है कि ये सेल्स की कितनी लेयर बनती हैं। या आप देखोगे आपके पास सेल्स अरेंज होके एक लेयर बनाएंगे, जैसे ये देखो, ऑब्जर्व कर रहे हो, इसे आप कहते हो सेल्स की सिंगल लेयर। तो ये कौन से हो गए? ये आपके पास सिंपल एपिथेलियम है। लेकिन साथ ही देखो कि दूसरा तरीका ये है, ये देखो कि सेल्स जो हैं ये अरेंज होके एक से ज्यादा लेयर बनाएं। ये एक अलग लेयर है सेल्स की, यहां पे अलग है। ये जो आपके पास सेल्स अरेंज होके मल्टीपल लेयर्स बना रहे हैं, अब आप इन्हें बोलोगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, अगर आप इसे ऑब्जर्व करना चाहो, ये देखो डिफरेंट एंगल से कि ये आपको किस तरह के नजर आते हैं। और अगर ये एक लेयर बना रहे हैं तो ये आपके पास सिंपल एपिथेलियम है। ठीक है, तो आपके पास एक तो इनकी क्लासिफिकेशन है इनकी लेयर्स की तादाद पे। दूसरी क्लासिफिकेशन है सेल्स की शेप के लिहाज से कि ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं इनकी शेप कैसी है। ठीक है, ये शेप के लिहाज से 3 तरह के हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम और तीसरा देखो
कॉलमनर एपिथेलियम। आई रिपीट कि एक क्लासिफिकेशन का तरीका है कि ये सेल्स कितनी लेयर्स बनाते हैं। अगर एक लेयर बनाते हैं तो आप बोलते हो सिंपल एपिथेलियम, और अगर मल्टीपल लेयर बनाते हैं तो आप इन्हें बोलते हो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। दूसरा मेथड है कि ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं इनकी शेप कैसी है। अगर आप सेल शेप के लिहाज से देखो तो तीन तरह के एपिथेलियल सेल्स होते हैं। एक वो जो आपके पास स्क्वेमस एपिथेलियम बनाते हैं, ये फ्लैट होते हैं। दूसरे क्यूबॉइडल, ये क्यूब शेप के होते हैं। और तीसरे कॉलमनर, ये कॉलम शेप के होते हैं। ये देखो हम स्लाइड्स में भी देखते हैं और साथ ही हम इन्हें एनिमेशन में भी देखते हैं। स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू कौन से हैं? जिनके सेल्स फ्लैट होते हैं, यू। ठीक है, ये आपके पास स्क्वेमस एपिथेलियम की एग्जांपल है। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स को अगर आप देखो तो ये क्यूब शेप के होते हैं, चारों साइड्स इक्वल होती हैं ऑलमोस्ट। और कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स हैं ये कॉलम शेप के होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं। अब आओ एनिमेशन पे। इन तीनों को आपने यहां ऑब्जर्व करना है। ये आपके पास स्क्वेमस है, देख रहे हो, फ्लैट शेप है। तो ये जो फ्लैट शेप के सेल्स हैं ये स्क्वेमस एपिथेलियम के एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्यूबॉइडल एपिथेलियम को। क्यूबॉइडल एपिथेलियम में अगर आप ऑब्जर्व करो तकरीबन ये क्यूब शेप के हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे ये एक स्क्वायर है। तो ये जो आपके पास क्यूब शेप के सेल्स हैं ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम के एग्जांपल हैं। और थर्ड पे अब आपने देखना है कॉलमनर को। कॉलमनर को जब आप देखते हो तो आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि इसके सेल्स कॉलम शेप के हैं, ये देखो। तो ये आपके पास एग्जांपल है कॉलमनर एपिथेलियम की। तीनों ही क्या है? तीनों ही आपके पास एपिथेलियम के एग्जांपल हैं। और एपिथेलियल सेल क्या करते हैं? एपिथेलियल सेल्स का काम हमारे स्ट्रक्चर्स की प्रोटेक्शन करना होता है। जैसे आपकी स्किन है, आपकी स्किन पे जो सेल्स हैं ये एपिथेलियल सेल्स हैं, और आप देख सकते हो कि ये आपकी स्किन को कवर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्शन दे रहे हैं। एब्जॉर्प्शन में इनका रोल होता है। हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वॉल होती है वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। वहां ये क्या करते हैं? फूड की एब्जॉर्प्शन कर रहे होते हैं। और लास्ट पे इनका काम सिक्रीशन करवाना है। आपकी जो किडनी है, किडनी के अंदर की जो वॉल है वो एपिथेलियल टिश्यू की है। और किडनी के अंदर आप देखते हो कि एपिथेलियल टिश्यू सिक्रीशन भी करते हैं कुछ चीजों की। तो तीन इंपॉर्टेंट काम है, प्रोटेक्शन करना, एब्जॉर्प्शन करना जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में हो रही है, और तीसरा काम सिक्रीशन करना जैसे किडनीज के अंदर होती है। आज के लिए इतना ही, बहुत ज्यादा ना हो जाए। हमने अभी सिर्फ एनिमल्स के अंदर टिश्यूज को स्टार्ट किया है और एनिमल टिश्यू की फर्स्ट टाइप पड़ी है एपिथेलियल टिश्यू, और उसकी आगे हमने क्लासिफिकेशन देखी है नंबर ऑफ लेयर्स के लिहाज से, या सिंपल है या स्ट्रेटिफाइड है। दूसरा हमने देखा है इनमें सेल्स की शेप के लिहाज से, या वो आपके पास यहीं से देख लो, या वो आपके पास स्क्वेमस है, या क्यूबॉइडल है, या कॉलमनर शेप के हैं। आज के लिए इतना ही है, इसको आप लोगों ने पढ़ना है। आपके ग्रुप में ना ये स्लाइड टीचर्स को दे दी गई है। टीचर्स इस चीज को मेक श्योर करें कि ये स्लाइड्स, इनके साथ वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक आप लोगों तक, बच्चों तक पहुंच जाने चाहिए। इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड की है जो कि आप यहां से पढ़ोगे। ठीक है, आपके पास बुक होगी, उससे कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ठीक, क्योंकि एसएलओ की डिमांड थोड़ी डिफरेंट है, इसलिए हमने यहां पे सेल्स को थोड़ा डिटेल डिस्कस भी किया है। तो आपने ये स्लाइड जरूर पढ़नी है। कोई क्वेश्चन है मुझसे करो, अदरवाइज टीचर्स जो हैं लिवर सेल्स और एपिथेलियल सेल्स को क्विकली बच्चों को रिवाइज करवा दें। चलें जी, एनिमेशन लगाएं। आप लोग अपना पढ़ते रहें, बुक से भी देखें, और यहां पे मैं आपको इनकी सेल्स की शेप भी ऑब्जर्व करवाता रहूंगा स्क्रीन पे।
जूम करते हैं। अल सईद एजुकेशन गर्ल्स, हाँ जी बच्चों क्या क्वेश्चन है? गर्ल्स साइड से कोई क्वेश्चन है तो पूछें। स्पेशलाइजेशन बोलो। व्हाट इज सेल स्पेशलाइजेशन? आगे SLO आ रहा है, पढ़ेंगे हम वहां पे। और कुछ? सेल का स्पेशलाइज करना, सेल का डिफरेंशिएट करना, ये सब एक ही बातें हैं, ये हम पढ़ेंगे। आसान अल्फाज में मैं अगर आपको बताऊं, देखो जब लाइफ स्टार्ट होती है तो आप एक सेल होते हो। वो एक सेल आपकी बॉडी में इतने सेल्स कैसे बनाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं सेल स्पेशलाइजेशन। कि एक सेल कई किस्म के सेल्स बना रहे हैं, सेल स्पेशलाइज हो रहे हैं। ये हमने पढ़ना है किड्स एजुकेट कैंपस। जी बच्चों। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर वो आप ना पहले हमें 3.5 पढ़ा रहे थे SLO और अब 2.1, तो उसमें ना काफी मैं आपको रिकॉर्डिंग के बाद इसका आंसर दूंगा, मैं समझ गया हूं। कंफ्यूजन हो रही है। मैं आपको सब कुछ समझाता हूं, हमारी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाए। चलिए जी, अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो आपका लेक्चर आज तक यही था। स्लाइड आ चुकी है, कल हमने यहीं से कंटिन्यू करना है। अल्लाह हाफिज।